Hello students, this is third video on thermal properties of matter. इसमें हम लेटेंट हीट को लेके पहले भी डिस्कस कर रहे थे. मैं दोबारा आपको चेंज ऑफ स्टेट के बारे में हम बात कर रहे थे. लेटेंट हीट इज रिलेटेड टर्म टू दैट ओनली. कितनी हीट चाहिए हमें एक यूनिट सबस्टांस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सबस्टांस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. The amount of heat required to change the state of a substance at constant temperature when it is known as latent heat of substance. ठीक है. The amount of heat to required to convert mass m of a substance from one state to another is given by Q is equal to ml. L is the latent heat of that substance. हर एक substance की अपनी अपनी latent heat की वैल्यू आपको मिल जाएगी. उसको जितने अमाउंट को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जितने जितने मास को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी हीट की ज़रूरत हमें पड़ेगी. यहाँ से आप यूनिट्स इसके जूल्स पर केजी हैं वो आपको दिख रहे हैं कैसे आ रहे हैं. तो वेरी सिंपल पार्ट. फिर आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सबस्टांस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. फ्यूजन का हो गया चेंज ऑफ स्टेट. पहले जर्नल हम लेटेंट हीट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे किस चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात करें सॉलिड टू लिक्विड की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं. और जब हम लिक्विड टू गैस की बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं. ठीक है, ये है इसकी कहानी. कुछ नहीं है इसके अंदर, वैल्यू लिखी हुई है. लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम. मतलब हमें 1 ग्राम आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें 80 कैलोरीज ऑफ हीट चाहिए. अगर हम ऐसा यूनिट्स में बात करें तो दैट इज 3.3 इंटू 10⁵ जूल्स हीट चाहिए अगर हमें 1 kg ऑफ आइस को कन्वर्ट करना है किसमें, वाटर में. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने पहले ही बता दिया था आपको. वैल्यू देख लो. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम. आपको समझ आ गई है खुद ही बात कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लें और उसको स्टीम में कन्वर्ट करना हो सारे के सारे को तो मुझे 540 कैलोरीज ऑफ हीट चाहिए. इसलिए छोटा सा न्यूमेरिकल अभी मैं बता देता हूँ. जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि बताओ आपके पास 10 ग्राम अगर वाटर है और आप स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप बोलोगे उसको 5400 कैलोरीज ऑफ हीट चाहिए. बस ये इसमें कहानी और कुछ नहीं है. ये आ गई उसकी वैल्यू किसमें, एसआई यूनिट्स में. ये केजी के लिए वैल्यू है और जूल्स में वैल्यू है. ये ग्राम और कैलोरीज में वैल्यू है. ये सीजीएस यूनिट्स में डील कर रहा है, ये एसआई यूनिट्स में डील कर रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे आ गया मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, हीट ट्रांसफ़र करने के क्या क्या मोड्स हैं. बड़ा सिंपल है ये. ठीक है, आपने कुछ चीज़ें इसके बारे में पहले भी पढ़ी हैं क्लास 9th में, लेकिन हम दोबारा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. इतना तो पता है हमें कि हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करती है. और उसके 3 मोड्स हैं. 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र है. एक आ गया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. कंडक्शन, it is a process in which the particles at the body at higher temperature transmit heat to the particles at lower temperature by mutual contact. मतलब जैसे आप आयरन की रॉड को हीट करते हो, जैसे आप एक आयरन की रॉड अगर लेते हो और उसको हीट करते हो, इस एंड पे आप उसको हीट करना शुरू करते हो, इस एंड पे यहाँ से हीट करना शुरू करते हो तो यहाँ पे पहले ये हीट होती है और म्यूचुअल कांटेक्ट के कारण आगे 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 हीट ट्रांसफर होती है. एक्चुअल ये वाला पार्टिकल यहाँ नहीं जाता, मतलब ये ट्रांसफर नहीं होता. मतलब ट्रांसफर ऑफ मैटर यहाँ पे देयर इज नो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हियर, जस्ट म्यूचुअल कांटेक्ट के कारण आगे आगे एनर्जी ट्रांसफर करती जाती है. तो ये बात याद रखना. इसमें ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है. कौन सी वाली, देयर इज नो म्यूचुअल कॉन्टैक्ट. ठीक है, नॉट बाई एनी मूवमेंट, सॉरी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट नॉट बाई एनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता. कन्वेक्शन में वही होता है. कन्वेक्शन को लेके भी बात करेंगे. ऑल सॉलिड्स आर हीटेड बाई कंडक्शन. व्हेन वी हीट वन एंड ऑफ द मेटल रॉड, its end also becomes hot. This gradual flow of heat from one end from hot end to cold end is called thermal conduction. This is very important. The molecules of the rod near the hot end start vibrating with a greater amplitude due to the thermal energy. These vibrations are handed over to the
हैंडेड ओवर टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और इसके आगे ये इस तरह से प्रोसेस चलता है, ठीक है, एंड देयर बाई some energy transfer takes place. As a result the neighboring molecules also start vibrating and so the heat spreads throughout the body. ठीक है, तो ये आ गया इसका किस में आ गया, ये कंडक्शन में. फिर आ गया कन्वेक्शन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फ्लूइड टू द अनदर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. ये मैंने आपको एक बार जब वो समझाया था आपको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, तो मैंने तब भी आपको बताया था वहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट होती है. तो जब आप पानी को गर्म करते हो गैस के ऊपर तो किस तरह से होता है, पहले ये हीट हुआ, हीट होने के कारण उसकी डेंसिटी जो है वो लो हो जाती है, इसलिए वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जो ऊपर वाला है वो नीचे आता है, एंड ये इस तरह से सर्कुलेशन जारी रहती है और ये पूरा का पूरा वाटर जो है वो हीट अप हो जाता है. तो दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड कन्वेक्शन, हीटिंग बाई कन्वेक्शन. ठीक है, तो जितनी भी आपका जो एयर हीट अप होती है लैंड के साथ जब टच में जो हीट है वो हीट होती है, वो फिर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर नीचे आती है, एंड ऑल्सो मतलब इस तरह की सर्कुलेशन से जो हीट जब भी फ्लो करती है किसी मटेरियल के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर, उसको हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम, बीच में मीडियम बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन. ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि इसमें एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी हॉट बॉडी होगी, हॉट बॉडी मतलब जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर हो, ठीक है, तो उसमें अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर जरूर प्रेजेंट होगा. तो जो उसका टेम्परेचर वहां पे उसमें प्रेजेंट होगा, जो भी टेम्परेचर उसका होगा, उसके कारण वो ईएम वेव्स जनरेट करती है, कुछ वेव्स उसमें से निकलती हैं. ठीक है, जो वेव्स उसमें से निकलती हैं उनको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए. ये वेव्स चैप्टर में हम पढ़ भी रहे हैं कि कुछ ऐसी वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, उनको नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. और नॉन मैकेनिकल वेव्स यानी कि ईएम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, बस इतनी बात जितनी मैं बता रहा हूँ, दिस इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. क्या कि जैसे सन से जो हीट आती है, और हम हीट रिसीव करते हैं, दैट इज ऑल्सो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर उसकी बहुत सी उन वेव्स की बहुत सी वेवलेंथ होती हैं. हर वेवलेंथ की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, कुछ के अंदर लाइट प्रेजेंट है, कुछ वेव्स के अंदर लाइट एनर्जी प्रेजेंट है, कुछ वेव्स के अंदर हीट एनर्जी प्रेजेंट है. तो ये जो मैं अभी हीट की बात पर्टिकुलरली कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई भी एक बॉडी जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई हो, उसमें से ईएम वेव्स निकलती हैं. वो जो ईएम वेव्स उसमें से निकलती हैं, उनको मीडियम तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, इसलिए मीडियम को वो असर भी नहीं डालती हैं, और अल्टीमेटली जिसके साथ वो हिट करती हैं तो डायरेक्ट उसको वो हीट अप कर देती है. ठीक है, तो व्हेन वी स्टैंड नियर अ फायर वी फील वार्मथ बिकॉज वी रिसीव हीट फ्रॉम द फायर बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. बिल्कुल ऐसा होता है. ठीक है, तो बीच की एयर उसकी ठंडी रहेगी, लेकिन आप डायरेक्ट उसके साथ आपको ऐसे उसकी हीट फील होती है आपके पूरी बॉडी के ऊपर. हीट, अर्थ रिसीव्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन. दिस हीट कैन पास through empty space vacuum between the sun and the atmosphere. The heat energy emitted by a body in the form of radiation depends on, किस पे डिपेंड करता है वो, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस, इन पे डिपेंड करता है. ये याद होना चाहिए आपको. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसको भी समझते हैं ज़रा. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना. ये सब चीज़ें अभी भी जो भी पढ़ रहे हो, इन छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे आने के बनते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं. ठीक है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करूँ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द मटीरियल ऑफ अ सॉलिड किस पे डिपेंड करता है. अगर अब ये एक मटीरियल यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक क्यूब से ऐसा दिखाया है, हीट फ्लो कर रही है इस सरफेस से जिसको मैंने शेड किया हुआ है, और इस सरफेस तक हीट फ्लो कर रही है. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला हुआ है, dx. ठीक है, तो जो हीट फ्लो है, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो है, क्या, रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसको dq/dt बोला गया है, dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इक्वल टू रादर, क्या, ka dt/dx. dt/dx मतलब dt/dx का मतलब हुआ जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसके और इसके बीच में. ठीक है, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड dt/dx. उसको देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखते हैं उसको हम. देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट. ठीक है, कि इस पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल कैसा है, वुड है, आयरन है, कॉपर है, तो हर मटेरियल की अपनी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी है और उसके अकॉर्डिंग उसके के की वैल्यू होती है. ए इज द एरिया ऑफ द हॉटर सरफेस, और ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया. इसको हम क्या बोलते हैं, हीट करंट भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल्ड इट हीट करंट.
ठीक है, ये याद रखना है, इतनी सी बात। फिर द नेगेटिव साइन शोज दैट टेम्परेचर डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे हीट इसकी आगे बढ़ती जाएगी। द नेगेटिव साइन, ठीक है। फिर उसके बाद के इक्वल टू डी, तो थर्मल कंडक्टिविटी की ये डेफिनेशन भी आप याद रखोगे। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, ये याद होनी चाहिए डेफिनेशन आपको। कैसे निकाली है ये डेफिनेशन? ये ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या डाल दिया हुआ है, यहाँ पे के की वैल्यू भी 1 डाल दी, सॉरी के की नहीं, ए की वैल्यू भी 1 डाल दी, डी टी बाई डी एक्स भी 1 डाल दिया जब, तो क्या लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी, उससे के इक्वल टू क्या आ गया, के इक्वल टू क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी। के किसके बराबर आ गया, डी क्यू बाई डी टी। अगर डी टी बाई डी एक्स को भी 1 डाल दिया और ये भी 1 डाल दिया, तो इससे इधर डेफिनेशन बन गई के किसकी, के की। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। पर यूनिट एरिया क्योंकि एरिया आपने ये लिया है, ठीक है। पर यूनिट एरिया, अगर एरिया मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ और टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना लूँ, 1 कितना यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हो गया यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, कि मतलब हर एक मीटर चलने के ऊपर आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है, तो इसको बोलते हैं क्या, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो इधर से आपको ऐसा यूनिट ऑफ के भी मिल गया। के की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, के कैसे निकालेंगे, देखो के बड़ा इंपॉर्टेंट है। के कई बार पूछ लेते हैं, डायमेंशंस पूछ लेते हैं या कोई यूनिट्स पूछ लेंगे, तो के इक्वल टू क्या बन गया, के इक्वल टू देख लो, के इक्वल टू क्या बनता है, डी टी बाई, देखो ध्यान से, डी क्यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, हर एक के आपको यूनिट पता है, इसके आपको डायमेंशंस भी निकालने आने चाहिए आपके। ये हीट है, ये टाइम है, ठीक है, ये हीट है, ये टाइम है। हीट के आपको मालूम है जूल्स हैं, ठीक है ना, जूल्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। डी एक्स ऊपर आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर नीचे है, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और टेम्परेचर, ये डी टी टेम्परेचर है, ऊपर जो है वो टाइम है, उसका लिख दिया सेकेंड। ये जब कैपिटल टी लिखा हुआ तो ये टाइम है, तो यहाँ से आपको इसके यूनिट मिल गए, ये लिखे हैं यूनिट्स, ये ठीक है, ये यूनिट्स लिखे हैं इसके, जो मैंने अभी लिखे वही बनते हैं, ये वही बनते हैं, ठीक है ना। अभी हमने लिखा था, मैं दोबारा कर देता हूँ आपको, क्या लिखा था हमने लिखा था डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, यहां से मैंने क्या लिख दिया, के इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी के बता दो यूनिट, चलो, जूल्स पर सेकेंड। और जूल्स पर सेकेंड को वॉट भी बोलते हैं, जूल्स पर सेकेंड ही वॉट होता है, जो यहाँ पे वॉट लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसको आप वॉट बोल सकते हो, ठीक है, ये वॉट है इसके यूनिट, पावर है ये, अपॉन ए मीटर स्क्वायर है, ठीक है, डी टी केल्विन है, और ये डी एक्स मीटर है, ठीक है। इस मीटर ने इस मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कम कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया, जूल्स पर सेकेंड मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। और जूल्स पर सेकेंड की जगह आप वॉट भी लिख सकते हो, तो यहाँ से ये पता चल गया। इसी तरह से डायमेंशंस भी निकालो, आप ट्राई करो इसके खुद, इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी के पूछे जा सकते हैं यूनिट भी और डायमेंशंस भी, ठीक है। थर्मल रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं यहाँ। द रेडिएशंस emitted by a body due to its temperature are called thermal radiations. Properties: thermal radiations travel along the straight line with the speed of light. लाइट की जैसी स्पीड होती है, EM waves है ना, EM waves मतलब उनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड है। These radiations do not require any material for propagation. These travel in the EM waves and also called the infrared radiations. ये याद रखो आप, इनकी वेवलेंथ की वैल्यू भी याद रखो जो लिखी है। These radiation obey the, कुछ नहीं है, याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। कैन बी रिफ्रैक्टेड, वो सब आपको पढ़ना है, ये सब आपने 12th में डिटेल में पढ़ना है ये सब। फिर आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी सी डेरिवेशन है इसकी, और ये पेपर में आ सकता है 3 मार्क्स का, 5 नंबर का, कुछ भी आ सकता है। डेरिवेशन है छोटी सी। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाई अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द, क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है कि जितना रेट ऑफ टेम्परेचर राइज डिके है और रेट ऑफ लॉस ऑफ क्या,
रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कितना रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, मतलब हीट कितनी तेज़ी से लॉस हो रही है, वो डिपेंड किस पे करेगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर और उस बॉडी के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो ऑब्वियस से कुछ चीज़ें तो ऑब्वियस दिखाई देती हैं, आपको पता ही है यार, ये तो है ही है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया एक्सपोज टू द बॉडी एंड ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी। इसमें आगे चलते हैं। इसमें क्या मैथमेटिकली अगर बात करें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या किया हमने इसमें, ये इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Consider a body, hot body at temperature T. Let T naught be the temperature of the surrounding. T temperature है बॉडी का और T naught temperature सराउंडिंग का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो अभी मैंने आपको बताया, उसमें क्या लिखा उसने, रेट ऑफ लॉस, लॉस है तो इसलिए माइनस dQ/dt लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये यहाँ से ये आ गया, कुछ नहीं है इसके आगे, मैं बताता हूँ आपको थोड़ी सी चीज़ें इसमें, आपको हो सकता है इंटीग्रेशन लग रही है मुश्किल आए, ठीक है। देखो, लेट m बी द मास, अगर m मास है, C स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी है, T द टेम्परेचर है, लेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स फ्रॉम dQ/dt। क्या एक बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर रहा है, कितना 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 टेम्परेचर फॉल कर रहा है, dt, छोटा सा टेम्परेचर फॉल किया इन स्मॉल टाइम dt, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितनी कितनी हीट जो है वो लॉस हुई, कितनी हीट लॉस हुई, dQ कितना हो गया, dQ इक्वल टू, आपको मैंने बताया था Q इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, ये आपको मालूम है। डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, dt, इसलिए यहाँ dt दिखाई दे रहा है। C इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, और m इज द मास। तो रेट अगर निकालना, रेट ऑफ लॉस निकालना, तो dt से डिवाइड कर दो, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दिया, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। फिर इसको क्या किया है, MC, इसको इक्वल टू, बस यहाँ से ये वैल्यू डाल दी, dQ/dt ऊपर से डाल दिया हमने, ये dQ/dt की वैल्यू ये ऊपर से डाल दी हमने, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने बताई थी। फिर देखो क्या किया, dt के नीचे t वाला चीज़ ला दी, ये इसके नीचे रख लिया और इसको यहाँ ले गए, dt को इस तरफ ले गए। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, ये एक नया कांस्टेंट बन गया, वो कह रहा है k तो खुद कांस्टेंट था ही, m मास ऑफ द सबस्टेंस भी कांस्टेंट है, और जो c है स्पेसिफिक हीट, वो एक सबस्टेंस की कांस्टेंट होती है, तो इसको एक अनदर कांस्टेंट बोला, जिसको हमने कैपिटल k, ये छोटा k तो इसको कैपिटल k लिख दिया, अनदर कांस्टेंट। आगे चलते हैं, इसको फिर इंटीग्रेट किया हमने, देखो यहाँ तक पहुँचे ना, यहाँ तक पहुँचे जब हम, कहाँ ये, तो इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, ये 1 है, 1/fx की इंटीग्रेशन आप चेक करोगे क्या लिखते थे हम, तो इसकी इंटीग्रेशन जो आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी आपकी लॉग टू द बेस e, होता ही बेस, इंटीग्रेशन में बेस e ही होता है, t माइनस टी नॉट, और डिवाइडेड बाय करते हैं क्या, अभी आना था, अगर जैसे मैं बताता हूँ, 1/ax प्लस बी की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/ax प्लस बी की इंटीग्रेशन होती है log ax प्लस बी अपॉन ए क्यों लिखते हैं, जब a का जो इसका जो x का जो कोफिशिएंट था उसके साथ डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है 1, इसलिए किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ देखो ये देखो 1/t माइनस टी नॉट की इंटीग्रेशन क्या लिखी है, log टू द बेस e है ही है, ठीक है, और ये k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt ये आपको मालूम है t होती है, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपने इसका ये एक्सप्रेशन याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ से जब इसने ग्राफ ड्रॉ किया किसका, ये देखो ग्राफ क्या समझा रहा है, यहाँ पे ग्राफ दो चीज़ों के बीच में ड्रॉ किया है, टाइम और किसके बीच में, लॉग इसके बीच में, ये पूरी टर्म ले ली हुई है, यानी कि इस पूरे को अगर मैं क्या मान लूँ y, ठीक है, y इक्वल टू माइनस KT प्लस C हो गया, माइनस KT प्लस C हो गया, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस C, ठीक है। m यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि k यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए m जो हो गया, स्लोप जो है वो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव होने की वजह से आपको ये नेगेटिव स्लोप यहाँ नजर आ रहा है, नीचे की तरफ लाइन जा रही है। थैंक यू वेरी मच।